ट्रेडर है जो कि ऑप्शंस के अंदर में धुआंधार ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने अपने फेस टू फेस पे भी कहा था कि मैं दिखता हूँ सॉफ्ट बट मेरी ट्रेडिंग है बहुत एग्रेसिव। तो एकदम सही है, दैट इज हिज स्टाइल। और मुझे लगा कि पहला वीडियो उन्हीं से रिकॉर्ड करना चाहिए बिकॉज what he has learned in his life as a trader, as a market participant is quite a good learning जो हम सबको उस लर्निंग से कुछ ना कुछ फायदा उठाना चाहिए। तो चालू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अपने लिए नोट्स बना रखा है, तो मैं उस नोट्स को भी देखूंगा और एक एक बात को डिटेल में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। यही नोट्स आपको यहाँ भी नजर आ जाएंगे ताकि आप पॉइंटर्स को मेरे डिस्कशन के साथ में फॉलो भी कर सकें। चालू करें। सो मितेश केमिकल इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते थे और जॉब के दौरान ही मार्केट के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई। जब उन्होंने चालू किया था तो डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी से चालू किया था क्योंकि ही स्टार्टेड इन 2005 और 2005 से 2008 की जो तेजी थी मार्केट की ना, उसमें बहुत लोग आए और डिलीवरी बेस्ड काम लोगों ने चालू किया। उसमें बड़ा सिंपल मार्केट था, डिलीवरी लो पैसे बनेंगे, डिलीवरी लो पैसे बनेंगे। लेकिन उस जर्नी के अंदर में एक ओवर कॉन्फिडेंस भी लोगों को आया। डिलीवरी बेस से चालू किए, लोगों ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन 2008 के अंदर में जो फॉल आया उसमें काफी पैसे लग गए, काफी लोगों के लगे थे और मितेश के भी पैसे 2008 के अंदर में लगे थे। एक्चुअली जब पैसे लगते हैं ना तभी समझ में आता है कि जो फैसिलिटी हमको दी गई है वो उसका दूसरा रूप क्या है। तो लिवरेज जो कि डेरिवेटिव है, तो जब आपको लिवरेज मिल रहा है और जब आप पैसे बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब मार्केट गिरता है और वो लिवरेज जब दो धनी तलवार बन जाती है और आपको काट देती है, तब आपको पता लगता है कि लिवरेज कितना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो 2008 के अंदर में यही प्रॉब्लम मितेश ने फेस किया और ही लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन दी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिस पे वो ट्रेड करते थे। देखिए अल्टीमेटली मितेश ने बहुत अच्छी बात बोली इस पे कि एक रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तो एक दो बार उसको प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट से उसको लगता है कि अब मुझे मार्केट समझ में आ गया है, मार्केट को जीत गया हूं। लेकिन उसके बाद 7-8 बार जब लॉस होता है ना तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, प्लस ऑब्वियसली आपके जो कैपिटल है वो कैपिटल भी चला जाता है। और जनरली टेंडेंसी क्या होती है, कैपिटल को हम रिफिल करते रहते हैं। तो एक बार कैपिटल चला गया, हम बिलीव नहीं करना चाहते कि अरे मेरा कैपिटल क्यों चला गया, मैं रिफिल करूंगा, मैं वापस से अपना लॉस को रिकवर करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिवेंज ट्रेड। तो मितेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए बिना हुए अगर आपको लर्निंग मिल जाए तो बहुत अच्छी है, इसलिए ये फेस टू फेस सीरीज है। लेकिन कई लोगों की आदत है जब तक करेंगे नहीं, नुकसान होगा नहीं, तब तक सीखेंगे नहीं। तो मितेश ने सीखा, आपके साथ शेयर किया। आप अगर इस लर्निंग से सीख सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए इनिशियल मिस्टेक जो होती है मार्केट के अंदर में वो यही होती है कि हम अपना लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बार बार मार्केट के अंदर में आते हैं ट्रेड करने के लिए। जब 2008 हुआ तब लेमन क्राइसिस आया जिसके कारण मार्केट रिवर्स हुआ। तो वो जो एक दौर था ना कि ले लो पैसे बनेंगे, ले लो पैसे बनेंगे, उस दौर के अंदर में पहले पैसे बने फिर फाइनली वो पैसे लग गए। तो काफी होमवर्क किया मितेश ने 2008, 9, 10 में, बट 10 में फाइनली चार्ट के बारे में मितेश को पता लगा एंड ही रेड फ्यू ई बुक्स जिसमें RSI, वॉल्यूम एनालिसिस और इंट्राडे कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में उसने डीप अंडरस्टैंडिंग ली और फाइनली ही स्टार्टेड ऑप्शंस बाइंग। अब जब ऑप्शंस बाइंग से चालू हुआ तो अगेन एक और दौर लगे पैसे के। तो 2008 में तो लगे, उसके बाद में ऑप्शन बाइंग पे काम हुआ, उसमें पैसे लगे। बिकॉज ऑप्शन बाइंग के अंदर में जैसा कि उसका कहना है कि अल्टीमेटली आप एक लॉटरी टिकट ही बाई कर रहे हो और अगर वो सही हो गया तो पैसा बनेगा, लेकिन चांसेस है सही होने का कम, तो इसलिए नेट में आप पैसा खोते हैं। सो फाइनली ही वेंट टू ऑप्शन सेलिंग। और एक बात जो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए के अंदर में आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकें और पोजीशन को बड़ा भी बना सकें। तो मिनिमम कुछ ऐसा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं बोला उन्होंने, बट हाँ बातचीत से समझ में आया कि 10, 15, 20, 25 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप बेटर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में पावर ऑफ मनी रहेगी। तो एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस और काफी चर्चित हुआ स्टेटमेंट की फ्यूचर्स हैज अनलिमिटेड रिस्क एंड ऑप्शन सेलिंग हैज अ डिफाइंड रिस्क। तो व्हाट ही सेड कि भैया ऑप्शन सेलर सबको बोलते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क है, तो ही सेड कि भैया ये गलत है, ऐसा नहीं है।
फ्यूचर सेलिंग के अंदर में भी अनलिमिटेड रिस्क है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर में भी आप लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली प्रीमियम को ट्रेड करते हैं। तो जब प्रीमियम आप ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आप प्रीमियम बेच रहे हैं तो भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अनलिमिटेड रिस्क जो है वो कुछ भी नहीं होता ऑप्शन सेलिंग में, हर बार रिस्क को आप अपने लिए डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के बारे में एक छोटी सी बात मितेश ने कहा और वो बहुत रेलिवेंट है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, कर सकते हैं लेकिन तभी करिए जब आपको क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा हो। 1-2 दिन के लिए ऑप्शन बाइंग करिए, 1-2 दिन में ट्रेंड पकड़िए, घुसिए और उसमें बाइंग करके आप निकल जाइए। तो ये एक आई थिंक इनिशियल जो पैसे खोए हैं उसका एक्सपीरियंस से ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन बाइंग को आप लंबी अवधि के लिए नहीं रख सकते। 1-2 दिन के लिए फिर भी आप कर सकते हैं, बट लार्जली पैसा जो है अगर आप प्रोफेशनली पैसा बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर में ही बनता है। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उनके, सो ही रिप्लाइड देम क्वाइट वेल, जिससे हमको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि स्टॉक में मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली जब भी किसी स्टॉक में हमको ट्रेड करना हो, चाहे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। तो उसका बहुत सटाक जवाब दीजिए। सटाक जवाब ये है कि देखो, बड़े आदमी जो है, जो कि आप कह सकते हैं ऑपरेटर है या इनसाइडर है, उसको पता रहता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, करेक्ट? और अगर आप डिलीवरी बेस बाइंग या ऑप्शंस या ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करेंगे तो आप बड़े आदमी का बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और अल्टीमेटली बड़ा आदमी क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है और एक्युमुलेशन करता है। तो जब उनको बाइंग करना होगा तो वो एक्युमुलेट करेंगे और जब उनको सेल करना होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन शांति से करेंगे, बहुत ज्यादा उसका हाइप नहीं क्रिएट करते। तो जब भी एक्युमुलेशन फेज होता है तब वॉल्यूम कम रहता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है तब वॉल्यूम कम रहता है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है तो उस समय बड़ा आदमी जो है वो एक्युमुलेट नहीं कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, एक रेंज ब्रेकआउट देखना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट ही सेड और बहुत रेलेवेंट है कि जितना बड़ा अवधि का रेंज होगा और उसका ब्रेकआउट होगा उतना उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5-5 मिनट के चार्ट में रेंज देख रहे हैं, रेंज मतलब क्या हुआ? एक हाई जो कांस्टेंट है और एक लो कांस्टेंट है, तो एक रेंज बन रहा है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट को रेंज देख रहे हैं तो उसका ब्रेकआउट का फॉल्स होने का चांसेस ज्यादा है। बट अगर सब पर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं और पिछले से 20 वीक 25 वीक को ट्रैक कर रहे हैं और फाइनली कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है जिसके अंदर में रेंज ब्रेकआउट हुआ है, उसका सक्सेस होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इनफैक्ट उस फेस टू फेस के अंदर में ही गेव लॉट ऑफ लाइव एग्जांपल्स जिसमें उसने एक्चुअल में ट्रेड किया था and he made money by trading by looking at the longer tenure range breakouts। तो range breakouts को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो मुझे समझ में आया आफ्टर आई वेंट थ्रू दैट वीडियो अगेन एंड अगेन, मुझे समझ में आया कि फाइनली व्हाट इज सेइंग कि जो बाइंग प्रेशर और जो सेलिंग प्रेशर है उसको गेज करना बहुत जरूरी है। अगर सेलिंग प्रेशर, बिकॉज अल्टीमेटली एक ऑपरेटर है वो बाई कर रहा है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो कम समय में खत्म होता है, इसका मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज लंबी अवधि तक चलता है तो इसका मतलब बड़ा मूवमेंट आने में टाइम लगेगा। तो इफ सेलिंग प्रेशर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन लेस टाइम मींस बिग मूव इज गोइंग टू कम। तो ये जो एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और जो रेंज है, यही सबसे बड़ा प्राइस एक्शन थ्योरी है जो मितेश फॉलो करता है। और अगर आप प्राइस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें और इनको बहुत ध्यान से देख के इन पे ऑब्जर्वेशन करके अगर आप ब्रेकआउट्स निकाल पाएं, डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ब्रेकआउट जो कि लंबे अवधि पे चले, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स टू मेक मनी। और वो करते कैसे? वो ट्रेड करने का उनका सिंपल तरीका, फ्यूचर्स पे नहीं करते हैं। व्हाट ही डज इज, जो रेंज होता है, इस रेंज पे अगर ब्रेकआउट आया है तो नीचे वाला जो पार्ट है रेंज का, उसके ऑप्शंस को बेच देते हैं। तो तेजी का ब्रेकआउट है तो नीचे का पुट बेच देगा, और अगर नीचे का रेंज नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर का कॉल बेच देंगे। एंड ऑब्वियसली ही हैज दैट पावर ऑफ होल्डिंग हिज पोजीशन। जो कन्विक्शन का जो पावर आता है, आई थिंक जितने भी ट्रेडर लोग से मैं मिला हूं तो मितेश ऑब्वियसली हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन हिज ट्रेड, बिकॉज करते 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 ही हैज बीन एबल टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एनी कॉन्टिजेंसी विच में अकर इन ट्रेड। तो क्या उन्होंने कॉल बेच दिया बट स्टॉक रिवर्स कर दिया, तो उनको सौदा काटना आता है। सौदा बनाना और सौदा काटना, यही डिफरेंशिएट करता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर और नॉट सो सक्सेसफुल एवरेज ट्रेडर को। सो
एक और जो बड़े लोग हैं मार्केट में, वो कभी भी रिटेलर को पता नहीं लगने देते हैं कि वो क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए वो छोटे छोटे क्वांटिटी में बाइंग करते हैं या छोटे छोटे क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं। और जब भी उनको रिटेलर को ट्रैप करना होता है ना, वो बड़ा कैंडल बनाते हैं, दुम, राइट। और जो बड़ा कैंडल होता है ना, वो ट्रेंड चेंजर बन जाता है, बिकॉज उस समय रिटेलर भी ट्रैप हो गया, बिकॉज सडनली कुछ भी अगर आ जाएगा तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए बड़े लोग धीरे 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 करते हैं और अचानक से बुम एक मारते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और वहां से पूरा उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है, नया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है। और वहीं पर ट्रेडर लाइक नितेश दे पार्टिसिपेट इन द मार्केट, और रिटेलर जो है वो असहाय होकर मार्केट से निकल जाता है या नुकसान कर देता है। तो दैट इज द की, आई वुड से ये पूरे फेस टू फेस के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो मेथड जो मितेश ने बताया था वो सबसे इंपैक्टफुल मेथड था। सो एक बात है कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप अपने ट्रेड को कितना टाइम तक ओपन रखते हैं। तो उनका थ्योरी बहुत सिंपल था कि सर देखिए, ट्रेड में अगर पैसा 3-4 दिन में आ जाए ना, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट होगा तो एक बार ब्रेकआउट करके वो नेक्स्ट कंसोलिडेशन में रहेगा और फिर नया ब्रेकआउट करेगा। तो मेरे पास अगर 3-4 दिन में पैसे आ गए तो मैं वो पैसे लेके निकल जाऊंगा, राइट। क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर में कॉन्स्टेंटली नए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये ब्रेकआउट पे अगर पैसा मिल गया तो मैं दूसरा ब्रेकआउट दूसरा स्टॉक में ढूंढूंगा। इस स्टॉक के अंदर में अगर लंबी कंसोलिडेशन के बाद वापस से नया ब्रेकआउट आता है, तब मैं शायद वापस से उस ब्रेकआउट में आऊंगा। तो अब इस पे एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे आप कितने स्टॉक्स को ट्रैक करते हो। तो उनका बड़ा पीसफुल रिप्लाई था कि भाई मार्केट में पैसा बनाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ही इज डूइंग चार्ट एनालिसिस ऑफ ऑल एफएनओ स्टॉक्स एवरी डे। तो वो एवरी डे करते हैं और अपना रेंज को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई किस स्टॉक का क्या रेंज चल रहा है, और जब भी किसी भी स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट आता है तब ट्रेड करते हैं, अदरवाइज ही डजंट ट्रेड। तो लिमिटेड ट्रेड लेकिन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना और एग्रेसिव मार्केट में जाना, दैट इज हिज स्टाइल। उसके लिए जो एफएनओ के अंदर में जो स्टॉक है, क्योंकि ही इज ट्रेडिंग ऑप्शंस, तो एफएनओ स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करेंगे तो एफएनओ स्टॉक्स को वो कांस्टेंट बेसिस पे उनका रेंज को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिज ट्रेडिंग स्टाइल आल्सो इंक्लूड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में कॉन्स्टेंटली रेंज पता करना, और कोई बड़े कंसोलिडेशन में या बड़े रेंज का जब ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी में एग्रेसिव चला जाना, दैट इज हिज प्रिडोमिनेटली स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। और somehow मुझे भी ये सही लगता है, बिकॉज इसी से ही आपको बड़ा पैसा मिलेगा। आप छोटे 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 काम दिन भर करो या हफ्ते में 1-2 काम करो, लेकिन दुम करके बड़ा करो, उसी में ही बड़ा पैसा एज अ ऑप्शंस ट्रेडर और एज अ ट्रेडर आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेरी बात हुई रिस्क मैनेजमेंट को लेके, एंड आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडर लाइक नितेश आर डिफरेंट बिकॉज उनको अपना रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छे से आता है। उनको पता है कि अगर मेरे पास इतना कैपिटल है तो एक कैपिटल का से 1% मैं पर ट्रेड में डालूंगा, और अगर मेरा इतना स्टॉप लॉस है क्वांटम में तो मेरा इतना क्वांटिटी होना चाहिए। तो कितना कैपिटल, कितना मैं लॉस कर सकता हूं पर ट्रेड, कितना मेरा एक्चुअल में स्टॉप लॉस है, और कितना क्वांटिटी होना चाहिए टू सब्सटैंशिएट दैट स्टॉप लॉस। ये पूरा मेथड ना माइंड पे एकदम सेट है, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग दैट ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ओवर ट्रेड जब कर लेते हैं, जब हम ये मेथड नहीं फॉलो करते हैं, तो स्टॉप लॉस आते आते कि पहले ही आप अपना सौदा काट लेते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेड किया हुआ है तो आपको लॉस ज्यादा दिख रहा है, जो कि आपका डाइजेस्टेबल लॉस से बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है। तो व्हाट ही इज सेइंग दैट अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एकदम डिफाइन कर लीजिए कि भाई टोटल कैपिटल का 1% पर ट्रेड में डालूंगा और यही मेरा एग्जिट फ्लो होना चाहिए, बिकॉज एग्जिट इज एज इक्विवेलेंट एज एंट्री। नहीं तो आप फाइनली एग्जिट नहीं करेंगे राइट तरीके से, तो आपका पैसा बनाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आप खो देंगे। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि भाई पिरामिडिंग करना इज अ गुड आइडिया। अगर आप राइट जा रहे हैं तो आप पिरामिडिंग करिए, तो आप राइट है तो और अपना क्वांटम को बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपन आपके पास कैपिटल कितना है। और स्टॉप लॉस जो है, एक स्टॉप लॉस होता है जो कि डिफाइन करता है उस रेंज, तो रेंज के जो नीचे वाला लेवल हो गया वो स्टॉप लॉस हो गया। और जैसे जैसे आप पिरामिडिंग कर रहे हैं वैसे वैसे ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को। एंड ही यूजेस वीवैप। तो वीवैप जो पिछले दिन का वीवैप हुआ या जिस दिन आपने ट्रेड किया, जैसे जैसे वीवैप बढ़ रहा है वैसे वैसे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जा रहे हैं। एक बात मेरे और नितेश में बहुत कॉमन है कि ही ऑल्सो बिलीव दैट हर स्टॉक के अंदर में ऑपरेटर होता है, और अगर आप ऑपरेटर का बिहेवियर को जज कर पाते हैं तो मोटा मोटी उस स्टॉक का बिहेवियर को आप जज कर लेंगे। और ऑपरेटर का काम एक ही है
कि वो रिटेलर को ट्रैप करना चाहता है, बिकॉज रिटेलर को ट्रैप करेगा तभी रिटेलर अपना पैसा उसको देके जाएगा, क्योंकि बड़े लोग तो ऑपरेटर से ट्रैप नहीं होने वाले हैं। तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा कि अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है छोटे छोटे कैंडल्स में, तो उसमें ऑपरेटर क्या कर रहा है। अगर स्टॉक बड़े बड़े कैंडल में मूव कर रहा है तो उसमें ऑपरेटर क्या कर रहा है। तो एक स्टॉक को जब आप रेगुलरली देखते हैं तब उस स्टॉक का बिहेवियर आपको पता लग जाता है, और फिर कैंडल का एक्शन के हिसाब से ही आप उस स्टॉक के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली ऑपरेटर जो है बड़े बड़े कैंडल्स दिखा के रिटेलर को फंसाता है और उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। ऑप्शंस, क्योंकि ही सेलिंग ऑप्शंस, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, ये मैं क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब बहुत सिंपल है कि मैं रेंज बना लेता हूं और रेंज के जो उल्टा साइड में उसको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करता हूं बेचने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई रेंज। और वो रेंज बनाने की जो प्रोसेस है, ही हैज लर्नड इट, प्रैक्टिस्ड इट, वर्कड ऑन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके वो एक कॉन्फिडेंस आया उनको। एंड मैंने पूछा भी आप ऑप्शंस ग्रीक यूज करते हो क्या, तो ही सेड मैं ऑप्शंस की ग्रीक भी कुछ नहीं यूज करता हूं, बिकॉज जो प्रीमियम का भाव है, जो स्टॉक का मोमेंटम है, उसमें सारे ग्रीक्स आ जाते हैं। तो मैं सिंपल रखता हूं और सिंपल तरीकों से ही चीजें मेरी चल रही है, तो मैं उसी से चलाना चाहूंगा। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे की है, और रिस्क मैनेजमेंट और आपका एग्जीक्यूशन प्लान ये अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करता है अच्छे ट्रेडर और बुरे ट्रेडर को। सक्सेस रेशियो अकॉर्डिंग टू हिम, जो हाई ड्यूरेशन रेंज ब्रेकआउट होता है उसमें 80% से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। तो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि शांति से होमवर्क करो, ऑब्जर्व करो, मार्केट यही है, हम सब यहीं पर है, और जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तब ऑल इन जाओ, रादर देन छोटे छोटे काम दिन भर करते रहो, बिकॉज उसमें नेट में आपके पैसे बनेंगे नहीं, लेकिन आपका एनर्जी जो है वो बहुत कंज्यूम हो जाएगा पूरे मार्केट एक्टिविटी में। एक बात जो शुरू में मैंने कही थी कि भाई कितना कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो उस पर एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही, निमितेश ने कहा था कि भाई जितना कम आपका कैपिटल होगा उतना आपका रिस्क कैपिटाइट कम होगा। आप देखिए कोई भी एक ट्रेड में सपोज आप 5,000 रुपया खोने के लिए रेडी है और आपके पास 2 ही लाख कैपिटल है, तो 5,000 वो 2 लाख का परसेंटेज बहुत हाई है। अगर आपके पास में 10 लाख कैपिटल है और आप पर ट्रेड में 5,000 खोने के लिए रेडी है, तो वो परसेंटेज टर्म्स में बहुत कम हो गया। और जितना कम परसेंटेज आपका लॉस का रहेगा उतना आपका रिस्क कैपिटाइट बहुत स्ट्रांग होगा। तो एक बेयर मिनिमम कैपिटल अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा। जैसा कि एक पोकर गेम होता है ना कि अगर आपके पास में चिप नहीं है तो आप बाई इन करते हैं, बिकॉज अगर आपके पास चिप ही नहीं है तो आप गेम में खेलेंगे कैसे, ऑल इन जाना होगा तो जाएंगे कैसे। तो आप देखिए कोई भी प्रोफेशनल पोकर प्लेयर हमेशा कोशिश करता है कि उसके पास मिनिमम चिप तो होने चाहिए, और अगर उसका कम हो रहा होता है चिप तो वो बैंक से और बाई इन कर लेता है, ताकि इतना साइज ऑफ कैपिटल होना चाहिए ताकि मैं मार्केट में जाऊं तो उसका कोई ना कोई फायदा मुझे दिखना चाहिए। फिर फाइनली मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि अगर मेरे में किसी लर्नर को मितेश पटेल बनना है तो वो कैसे बने। तो ही सेड दैट आपका एक खुद का सेटअप बनाइए, थोड़ा टाइम लग सकता है उसको बनाने में, बट एक सेटअप बनाइए और उस सेटअप को ना ज़्यादा चेंज मत करिए, बिकॉज क्या होता है अल्टीमेटली सेटअप का रोल 50% ही है। 50% जो रोल है ना वो आपका सेटअप फॉलो करना, डिसिप्लिन और आपका नर्व जो है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप 50% सक्सेस भी बना रहे हैं ना ट्रेड में, तभी भी आप बहुत पैसा बना सकते हैं, बिकॉज खोने को इतना ही है और आने को बहुत ज्यादा। अगर आप ये मेंटेन करें, लिमिटेड स्टॉक्स में काम करें, अगर आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में ही खाली काम करते हैं, तो सेम सेटअप से आप कॉन्स्टेंटली मार्केट में पैसा बना सकते हैं। सो मितेश पटेल का एडवांटेज है कि उनको अपना सेटअप पता है, and he has been able to use this setup year on year to make money from the market। और जितना मार्केट से पैसा बनाते हैं उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उतना आपका रिस्क कैपिटाइट बढ़ता है और उतना आप मार्केट से और पैसा बनाते रहते हैं। अगर आपको सेटअप को मेंटेन रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनली एक जो प्रश्न था कि कोई होली ग्रेल है क्या मार्केट का, तो ही सेड देयर इज नो होली ग्रेल। आप ही होली ग्रेल है अपने खुद के, और आप ही अपने आप को डिफीट कर सकते हैं और आप ही अपने आप को सक्सीड करवा सकते हैं। जस्ट दैट यू नीड टू फिगर आउट व्हाट